दस्तावेज जब सबसे पहले हमारे हाथ में आया और हमने उसे पढ़ा तो हमारी समझ में नहीं आया कि यह दस्तावेज विचार करने लायक भी है या नहीं है। जैसा प्रोफेसर पांडे ने कहा कि जब भी कोई ऐसा दस्तावेज या कोई लेख आपके हाथ में आए जिसमें शब्दाडंबर बहुत ज्यादा हो या वर्बोज हो, जैसा प्रोफेसर पांडे ने कहा, आपको उस पर शक करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा शक हैं तो उनके नीचे कुछ छिपा हुआ है या कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है उन शब्दों से या शब्दाडंबर से। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि जिन संदर्भों में यह शिक्षा नीति लाई गई है वे संदर्भ क्या है। आज जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अभी हम बातचीत कर रहे हैं नई शिक्षा नीति पर, कर्नाटक के कुछ स्कूलों में वहाँ के हिंदू छात्र छात्राएं बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन? वे छात्र छात्राएं बाहर स्कूली छात्र छात्राएं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यह मांग लेकर कि उनकी क्लास में, उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में हिजाब पहन के लड़कियां नहीं जा सकती। यह मांग लेकर वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक उन लड़कियों की, उन छात्राओं की सुनवाई नहीं की जो छात्राएं इम्तिहान नहीं दे पाई कर्नाटक में क्योंकि वे हिजाब पहने हुए। ये सारे वे संदर्भ हैं जिन संदर्भों में हम बैठकर इस शिक्षा नीति पर विचार कर रहे हैं। हम शिक्षा नीति के इरादों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भाषा के बारे में उसका क्या ख्याल है ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर पूर्व में पिछले दिनों जब हमारे गृह मंत्री गए तो उन्होंने वहां वक्तव्य दिया कि भारत के राज्यों के बीच संपर्क की भाषा हिंदी होनी चाहिए, कामकाज की भाषा हिंदी होनी चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि उत्तर पूर्व के राज्यों के बीच संपर्क की भाषा भी हिंदी होनी चाहिए और यह ऐलान भी किया कि वहां विशेष प्रावधान किया जाएगा, हिंदी शिक्षकों के पदों का सृजन किया जाएगा। यह एक संदर्भ है। मैं आपको सिर्फ ठोस कुछ उदाहरण दे रहा हूं जिनके बीच रखकर ही आप इस शिक्षा नीति को समझ सकते हैं क्या हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप नया बजट देखेंगे, जो नया बजट आया, और पिछले 6-7 वर्षों के बजट देखेंगे, उनके आंकड़े में पेश नहीं कर रहा, आंकड़े उबाऊ होते हैं, लेकिन अगर पिछले 7 वर्षों का बजट देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वह स्कूल की शिक्षा हो या माध्यमिक स्कूल की शिक्षा हो या उच्च यानी कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, उसमें बजट लगातार घटता चला गया। तो इस संदर्भ को भी याद रखिए कि वह बजट लगातार घटता चला गया। उसका अर्थ क्या है? उसके साथ जो प्रोफेसर मधु प्रसाद ने कहा, यहाँ जिस डिजिटाइजेशन या डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है उसमें इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है शिक्षा संस्थानों को। और सरकार ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले एक परिपत्र जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि जो भी पाठ्यक्रम हो या पाठ्यचर्या हो वह 30% उसका डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए और उसे ऊपर ले जाकर 70% तक कर दिया जाए। तो 30 से 70%। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि आप जो सीधी पढ़ाई कर रहे हैं वह सीधी पढ़ाई 70% हिस्सा आपके पाठ्यक्रम का वह डिजिटल माध्यम से। और उसमें भी क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि जो पहले से प्लेटफॉर्म्स बनाए गए जैसे स्वयं जैसा प्लेटफॉर्म, उसमें लेक्चर्स अपलोडेड रहेंगे। तो छात्रों को इस बात की सुविधा है, यह उनका जनतांत्रिक अधिकार है कि वे क्या लेना चाहें क्या नहीं लेना चाहें। अब वहां भी जो छात्रों को भ्रम दिया जा रहा है वो ये कि दरअसल उन्हें शिक्षकों की तानाशाही से आजाद किया जा रहा है, अब वे अपना पाठ्यक्रम खुद बना सकते हैं। तो आप इस धोखाधड़ी को हम और आप समझ सकते हैं कि अगर 12वीं कक्षा
ये बात कोई छात्र या छात्रा कॉलेज में आता है उससे यह अपेक्षा करना कि वह अपना पूरा पाठ्यक्रम स्वयं निर्मित कर लेगा, यह एक तरह की जालसाजी ही है। लेकिन ये इतनी खूबसूरत जालसाजी है जो जनतंत्र की भाषा में की जा रही है। छात्रों को यह कहा जा रहा है कि अब तक टॉप डाउन अप्रोच था, टीचर कंट्रोल्ड अप्रोच था, शिक्षकों के द्वारा नियंत्रित था। अब हम आपको पहली बार आजादी दे रहे हैं, आप अपना चुनाव कर लीजिए, आप अपना गुलदस्ता बना लीजिए, अपनी थाली सजा लीजिए और पढ़ाई कीजिए। ये पूरी शिक्षा को या पाठ्यक्रम के विचार को या उसकी अवधारणा को अप्रासंगिक बना देने का ख्याल है। तो ये संदर्भ हैं जिन संदर्भों में हम शिक्षा नीति पर विचार कर रहे हैं, और ये अलग अलग किस्म के संदर्भ हैं। लेकिन कुछ वास्तविक और संदर्भों को ध्यान में रखें जो व्यावहारिक और जिनसे दरअसल उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा चलती है या नहीं चलती। अगर उच्च शिक्षा का मामला देखते हैं तो वह विश्वविद्यालयों में उसका संचालन है। विश्वविद्यालय क्या है? विश्वविद्यालय पूरा तंत्र है, और वह तंत्र क्या है जिसमें कुलपति से लेकर उसका प्रशासन, उसमें अध्यापक, उसकी दूसरी संस्थाएं, ये सब कुछ है। पिछले 6 वर्षों में कुलपतियों की नियुक्ति किस प्रकार हुई है? अगर इसको हम ध्यान में रखें तो हमें पता चलेगा कि भारत के जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, लगभग उन सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यह यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ज्यादातर कुलपति एक विशेष विचारधारा के और एक विशेष दल से संबद्ध है। इसका अर्थ यह है कि विश्वविद्यालयों को अब एक विशेष विचारधारा है, जिसके बारे में कहने की जरूरत नहीं, राष्ट्रवादी विचारधारा ने उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद विश्वविद्यालय के असली इरादे का क्या होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय का काम चल ही नहीं सकता है अगर उस पर एक विचारधारा कब्जा करे। तो वह चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो या हैदराबाद विश्वविद्यालय हो या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो या कोई और विश्वविद्यालय हो, वहां अब किसी भी प्रकार का स्वतंत्र विचार विमर्श जैसे आप जो यहाँ करना चाहते हैं, मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आर्ट्स फैकल्टी में चाहते कि ये हो तो संभव नहीं है। और अगर ये संभव नहीं है तो फिर विश्वविद्यालय क्यों? और हम किसी भी प्रकार की नीति के दस्तावेज को पढ़कर करेंगे ही क्या, क्योंकि व्यावहारिक तौर पर विश्वविद्यालय हमसे छीन लिए। इस संदर्भ को ये जो वास्तविक संदर्भ हैं, इन संदर्भों को हमें अपने सामने रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अक्सर यह होता है, और यह बात मैं पिछले 4 वर्षों से अपने मित्रों से कह रहा हूं, कि हम अपनी सारी ताकत इस शिक्षा नीति का विश्लेषण करने में लगा रहे हैं। हमारे सामने जो घटित हो रहा है उसको न तो हम ठीक से देख पा रहे हैं, न हम उसका ठीक से वर्णन कर पा रहे हैं, न हम उस पर बात कर रहे हैं। तो जो कहा जा रहा है उससे ज्यादा जरूरी है यह देखना क्या हो रहा है, उसे देखें, उसको समझने की कोशिश करें। अंत में मैं सिर्फ 2 मिनट में यह कहना चाहता हूं कि कोई भी शिक्षा नीति क्यों लाई जाती है, किस समय लाई जाती है, उसका कारण क्या है। यह शिक्षा नीति, इस शिक्षा नीति का दस्तावेज ये बताने में असफल है कि आखिर ऐसा बड़ा क्या परिवर्तन हुआ कि एक नई शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता पड़ी। ऐसा नहीं है कि वो परिवर्तन नहीं है। जब 2008-9 में हम यशपाल समिति के साथ काम कर रहे थे, तभी हमने कहा था कि बिल्कुल नए ढंग से सोचने की जरूरत है। लेकिन यह शिक्षा नीति ये नहीं बताती कि आखिर वह नया संदर्भ क्या है जिसमें एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। और वह नया संदर्भ हम समझ सकते हैं। वह नया संदर्भ है विश्वविद्यालयों में एक बड़ी तादाद में वैसे समुदायों के नौजवानों का पहुंचना जो समुदाय इसके पहले कभी विश्वविद्यालय में, फिर उनके लिए किस प्रकार के संसाधन चाहिए, किस प्रकार की सुविधा चाहिए, ये ऐसी बातें हैं जिन पर शिक्षा नीति को विचार करना पड़ेगा। उसके साथ ही जो परिवर्तित माहौल है, और वो माहौल क्या है जिसमें हम विभाजन देख रहे हैं, जिसमें हिंसा देख रहे हैं, जिसमें एक प्रकार का बहुसंख्यकवाद देख रहे हैं, इस माहौल में विश्वविद्यालय की क्या भूमिका होगी, क्या नीति होगी, जिसे हम कह सकते हैं बहुसंख्यकवादी समय में आखिर शिक्षा की नीति क्या होगी, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। पुरानी शिक्षा नीति में यह कहा गया था कि शिक्षा के संबंध में जो भी योजना बनाई जाएगी
उसके संदर्भ बिंदु अनिवार्य तो होंगे जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हासिल किए गए मूल्य। यह शिक्षा नीति उसको पूरी तरह से दरकिनार कर देती है, यानी उसके बारे में बात ही नहीं करती। तो क्या हमने अब अपने स्वाधीनता आंदोलन से अपना रिश्ता पूरी तरह तोड़ लिया और क्या अपने लिए नए संदर्भ बिंदु बना लिए? वो संदर्भ बिंदु क्या हैं, उनको बताने में यह शिक्षा नीति हिचकिचा रही है, क्योंकि वो बताना बहुत शोभनीय नहीं प्रतीत होता है। उसको बिना बताए किया जा सकता है और वह उन तरीकों से किया जा रहा है जिनमें कुछ का उल्लेख मैंने किया, लेकिन ज्यादातर को आप सारे लोग जानते हैं। मसलन अगर पंजाब विश्वविद्यालय में पंजाब विश्वविद्यालय का कुलपति अपने दफ्तर के ऊपर और अपने घर के ऊपर भगवा झंडा लगाए और कुलपति पद संभालने के तुरंत बाद विश्वविद्यालय को बाड़ों में बदल दे जहां छात्र पहुंच ही ना सके, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह के विश्वविद्यालय की कल्पना हो रही है। हमें इन विषयों पर बात करने की बहुत जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इस नीति के दस्तावेज पर बात ना करें, लेकिन प्रोफेसर पांडा की बात से मैं सहमत हूं कि यह दस्तावेज एक बड़ा शब्दाडंबर रचता है और उसमें उलझाकर इस अकादमिक जगत को एक सुख देता है कि वह अब नीति का विश्लेषण कर रहा है। जो सामने हो रहा है उसमें हस्तक्षेप करने से में हमारी जितनी ताकत लगनी चाहिए उतनी ताकत नहीं लगेगी। बहुत शुक्रिया।